अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बानी चेयरमैन पीटीआई की बिनाई का मामला तेज़ी से हुकूमत, अदलिया और सियासत के लिए इम्तिहान बनता जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनका पार्लियामेंट में धरना, रेड जोन की बंदिश और पुलिस की भारी नफरी, ये सब इस बात की अलामत है कि मामला हुकूमती असाब पर दस्तक दे रहा है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचरजई का मौक़िफ़ ये कि बानी चेयरमैन पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करके उनकी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, वरना धरना जारी रहेगा। यानी हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर इलाज में ताख़ीर होती है तो एहतजाज रुकेगा नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब पार्टी रहनुमा शेख वकास अकरम और असद कैसर के बयानात इस खदशे को तक़वियत देते हैं कि तिब्बी रिपोर्ट के बाद फौरी इलाज न होना एक संगीन गफलत के मुतरादिफ है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून अकील मलिक कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है और ना ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। यह कानूनी लिहाज से एक आप कह लें कि एक दलील हो सकती है, मगर सियासी लिहाज से यह दलील खुद एक सवाल बन जाती है। अगर हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई जिस डॉक्टर से चाहते हैं मुआयना करवा सकते हैं, तो फिर ये कानूनी रुकावट कैसे है और क्यों है? क्या ये वाकई कानूनी पेचीदगी है या फिर सियासी ढाल है? यही वो मुकाम है जहाँ पे हुकूमत की नीयत और इलाज में ताकीर पर सवाल उठ रहे हैं। अब दूसरी जानिब अवामी हलकों में दो किस्म की जो राय हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। एक राय के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई की बीमारी को नवाज शरीफ की तरह अदालती रिलीफ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दूसरी राय है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को बर वक्त और मयारी तिब्बी सहूलतें मुयस्सर नहीं है, और अगर ये गफलत साबित होती है तो फिर इसकी कीमत हुकूमत को सियासी तौर पर चुकाना पड़ेगी। सोशल मीडिया पर इस तरह तशवीश है क्योंकि बानी चेयरमैन पीटीआई महज एक आम कैदी नहीं है, एक बड़ी सियासी अलामत है। बड़ी अलामतों के साथ लापरवाही तारीख में हमेशा महंगी पड़ती है। कानूनी माहिरीन का इत्तफाक है कि अगर किसी कैदी को किसी भी जिस्म के हिस्से में उसको कोई तकलीफ है या फिर खुदा ना ख्वास्ता जिसम की बिनाई का मामला है, तो कोई अगर उनकी बिनाई ख़त्म होती है एक आंख से, तो इसका अगर हकीकी ख़तरा है तो ये ज़मानत या रिलीफ की बुनियाद बन सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई कानून इस हवाले से क्या कहता है कि वाकई ये रिलीफ की ज़मानत की बुनियाद बन सकता है? अब सवाल ये भी है कि इस कानून पर अमल कैसे होगा और कितनी जल्दी हो सकता है। अभी सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया, बड़ा क्लियर हो गया कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है तो फिर उसके असरात महज अदालत तक महदूद नहीं रहेंगे। ये सियासत, सड़क और हुकूमत तीनों को लपेट में लेंगे। इसके साथ ही ज़्यादातर जो तज्ज़ियाकार हैं वो एक पॉइंट पर मुत्तफ़िक हैं कि हुकूमत बानी पीटीआई मुल्क से बाहर भेजने का जो रिस्क है वो भी नहीं लेना चाहती है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को बाहर भेज दिया जाए। और एक हकीकत ये भी है कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई बीमारी की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब जैसा रिलीफ लेते हैं तो फिर उनकी अपनी सियासत को शदीद धचका भी लग सकता है। यानी दोनों के लिए रास्ते मुश्किल से भरे हुए हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के ख़ानदानी ज़राए का ये इल्ज़ाम कि उनकी बीमारी को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगरचे एक दावा है, मगर ऐसा दावा उसी वक्त दम तोड़ता है जब हुकूमत शफाफ और फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करे। तो आखिर हुकूमत बानी चेयरमैन पीटीआई के इलाज के लिए किस इंतज़ार में है? बानी चेयरमैन पीटीआई को उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज मुहैया करने में रुकावट है क्या? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खुरम साहब, ये मुअम्मा बना हुआ है जी, बिनाई जो इफेक्ट हो रही है बानी चेयरमैन पीटीआई की, और बाकी बड़ा सीरियस ये इशू है। ये बहुत ही बड़े लेवल की निगलिजेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि जी वो बार शिकायत कर रहे थे और काफ़ी देर से बता रहे थे कि उनको धुंधला नज़र आ रहा है, और यहाँ तक मामला ना जाता अगर ताउन किया जाता हुकूमत की जानिब से। जी सारी बहस की बुनियाद नापुख्ता है। मैं इंजीनियर हूं, मेरे कहने पे किसी की हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, तो कोई वकील साहब भी क्वालिफाइड नहीं है कि वो हमें इतनी बारीक फीसद तक बता सके कि किसकी आंख जो है उसकी कितनी बिनाई मौजूद है और कितनी नहीं है। और जहां तक आपने कहा नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस से तो मामला बिल्कुल उल्ट है कि इससे पहले कि ये रिपोर्ट सामने आती, उसे एक हफ्ता पहले ही बानी चेयरमैन को पिम्स में ले जाकर उसके इलाज का आगाज कर दिया गया था। ठीक है, तो इस मामले में तो हुकूमत बिल्कुल जो है वो चौकस है और मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला बानी चेयरमैन को सेहत दे। अच्छा सर, ये पहले भी ये मामला सामने आया कि उन्होंने शिकायत की, उनके हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे, और फिर आपकी पार्टी से भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं। कल साद रफीक साहब ने भी बात की कि जेल किसी भी कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई भी सियासी रहनुमा हो, जेल सब पे भारी होती है। जारी बात है जेल कोई इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, वहाँ पर जारी बात है आपको मुशक्क़त मुसीबत थोड़ी बहुत होती है। जारी बात है आप बंद हैं, आप अपने अहले खाना से दूर हैं, आपके ऊपर नफसियाती प्रेशर होता है। फिर उन्होंने कहा बीमारी भी वहाँ पर आपको तोहफे में मिलती है, अक्सर आप बीमार हो जाते हैं। साद रफीक
साहब को मैं कोट कर रही हूँ, तो साथ उन्होंने कहा है कि आला ज़र्फ़ी होती है जब सियासी मुखालिफिन जेल में हो तो फिर आपके ज़र्फ़ का ज़्यादा इम्तिहान होता है कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है। तो ऐसा मौका ही क्यों दिया जाता है, ऐसी लूज़ बॉल कोई लूप क्यों छोड़ा जाता है जिसमें उनको तनकीद करने का मौका मिले? जी, मैं फिर कहूंगा कि ये सारी बहस की बुनियाद ही नापुख्ता है कि एक वकील साहब ने एक शख्स की, बानी चेयरमैन की बीनाई के बारे में एक राय दे दी है जो जिस राय की कोई हैसियत नहीं है। और पहले ही हुकूमत ने इस मामले को देखते हुए, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, उनको एक हफ्ता पहले पिम्स ले जाकर जो उनको इंजेक्शंस लगने थे वो सब लगा दिए गए, इलाज का आगाज कर दिया गया। और गालिबन अब तो शायद दूसरा इंजेक्शन ड्यू है, तो वो हम इलाज करवा रहे हैं। ये जरूर है, और यहाँ मैं इस्तदा करूंगा जो हमारे वजीर पार्लिमानी अमूर है मेरे भाई तारिक फजल चौधरी से भी, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से, इस मामले में थोड़ी सी शफाफियत लाकर जो भी, और इसका इंदिया दिया भी वजीर पार्लिमानी अमूर ने, जिस भी मुआलिज पर उनका एतमाद है उसको लाकर चेक करवा दें और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दें। इसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी खुर्रम साहब आप कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि उनकी बिनाई आई साइड बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई है। चले 85% की बहस छोड़ देते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 85% मुतासिर हुई है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब ना होने के बराबर हुई। आप ही कह रहे हैं मुतासिर ही नहीं हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें नहीं मालूम कितनी मुतासिर हुई है, और जितनी मुतासिर हुई थी उसका एक हफ्ते पहले पिम्स लाकर इलाज शुरू कर दिया गया। ठीक है, कल एक डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद थे और वो ये फरमा रहे थे कि अगर जो सिनेरियो बताया जा रहा है कि अगर 85% बिनाई मुतासिर हुई है तो विद इन 48 आवर्स अगर उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो जो इंजेक्शन लगता है उससे उनकी बिनाई यहाँ तक मुतासिर नहीं हो सकती थी। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि अब जी, मैं देखिए, जो अल्लाह, फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला बानी चेयरमैन को सेहत दे। मैं 85% जो कि एक वकील साहब ने हमें तखमीना दिया है, मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूं कि जिस तरह इंजीनियर के कहने पे हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, फिर ये वकील के कहने पर आंख का इलाज भी नहीं हो सकता। ठीक, अब ये जब तस्दीक होगी, मतलब इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा ना कि उनकी बिनाई किस हद तक मुतासिर हुई है। इन केस अगर वाकई इस हद तक मुतासिर हुई है फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, मैंने भी नजदीक की ऐनक पहनी हुई है, तो बिनाई तो मेरी भी मुतासर है। हम सबकी वक्त के साथ बिनाई मुतासर होगी। और जो उम्र है बानी चेयरमैन की, वो अब 74 बरस के हैं, तो उनकी बिनाई तो मुतासर होनी है। ये तो एक नेचुरल एजिंग का हिस्सा है। सिर्फ ये सवाल है कि क्या किसी गैर मामूली वाक़ये की वजह से बिनाई पर एक गैर मामूली असर पड़ा, बियॉन्ड जो एजिंग का प्रोसेस है उसकी जरूर, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि मेरी तवक्को है कि जो भी मजाज अथॉरिटीज हैं वो पहले तो उनकी मर्जी के मुआलिज से उनका मुआयना करा देंगे, और फिर उसमें हमें वो तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने खोल देंगे, ताकि तमाम खदशात जो हैं वो आज खुद दम तो खुर्रम साहब, मुआयना फौरन हो नहीं जाना चाहिए था? आज जो आपकी मुझसे गुफ्तगू हो रही है इस प्रोग्राम से पहले हो जाना चाहिए था उनकी मर्जी के मुआलिज से? जी, हुकूमती मामलात से चूंकि मैं अंदरूनी तौर पर आगाह नहीं हूं। इट्स एन इमरजेंसी केस, इट्स एन इमरजेंसी केस ना? नहीं, देखिए, ये तो अब ये हम क्या सराय कर रहे हैं कि ये इमरजेंसी है। जो इमरजेंसी थी उसको केटर कर दिया गया ना जी। वो जो वाकया था, पीटीआई वालों को, खुर्रम साहब, उस पे भी पीटीआई वालों को बड़े रिजर्वेशंस हैं जी। उनको रिजर्वेशन सिर्फ इस हद तक है कि उनको पहले क्यों नहीं जो है ऐलान कर दिया गया कि इतने बजे आएंगे, ताकि वो वहां अस्पताल के बाहर एहतजाज कर सकते हो, तो उनको इस पर रिजर्वेशन है। यानी उनके एहतजाज से बचने के लिए नहीं बताया गया था? नहीं, बानी चेयरमैन की सेहत को सामने रखकर और जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको सामने रखकर उनके इलाज का आगाज कर दिया गया, और वो इलाज जारी रहेगा। और मुझे ये तवक्को है कि जब उनके जो जाती मौलिज हैं, खैर वो तो आंखों के डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिस भी आंखों के डॉक्टर को वो नॉमिनेट करेंगे वो आकर बानी चेयरमैन को देख लेंगे और उनकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। अच्छा सर, ये जो अभी पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, इस एहतजाज को या ये इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसका इलाज अब आप लोग जो आप सोच रहे हैं यही इलाज था इसका? नहीं, मेरी ये तवक्को है। देखिए, पार्लियामान हुकूमत से एक अलहदा सतून है रियासत का, तो मेरी इस्तदा होगी कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इस मामले का नोटिस लें, और जो अवामी नुमाइंदों का हक है उस
जो अवाम का ऐवान है उसके जो एक्सेस है उसको वो पूरी तरह खोलें ताकि वो सारा मामला हल हो जाए। अच्छा सर, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे कि अभी पार्लियामेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली क्या एक इमेज जाता है? इंटरनेशनली ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग भी देख रहे होते हैं, उनकी एक राय बन रही होती है हमारे बारे में। तो बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं कि वो राय बड़ी पॉजिटिव बनती होगी? जी देखिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल तासुर जो है वो भी एक फ्लक्स में है। मसलन हालिया दिनों में जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबरें पाकिस्तान के हवाले, वो लाहौर में जो बहुत ही रंगारंग बसंत हुई, पुरअमन बसंत हुई, उसके हवाले से है। अब अगर ये खबरें आती हैं तो ज्यादा अहम बात ये है कि जो जहां जहां भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे ऐवानों के अंदर पीटीआई को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी बात करें, और उन्होंने की भी है, सेनेट में भी की है, असेंबली में भी की है, उसको जारी रखें। और अगर उनका ये जरूर इसरार है कि उन्होंने एहतजाज करना है, तो ये इसरार ना करें कि रेड जोन के अंदर होगा वो। इस्लामाबाद में किसी और जगह पर अगर कहेंगे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, एहतजाज के हवाले से भी खुर्रम साहब अक्सर जी जी जब हम सवाल पूछते हैं कि जी आप एहतजाज के लिए जो दावे करते हैं पीटीआई वाले, उसके बरक्स साबित होता है सब कुछ, क्योंकि आप उतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाते हैं और वो जो आप दावे करते हैं मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उनका ये हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत इतना घबरा जाती है कि हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, इतनी रुकावटें खड़ी कर देती है, वरना एहतजाज का मंजर कुछ और हो जो नज़र आ रहा है तो सब बहुत हट कर हो। देखिए, जहां रुकावटें नहीं है वहां भी अभी तक पिछले एक साल में खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, कोई मुतासर कुन एहतजाज ये नहीं कर पाए। मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई मुतासर कुन इज्तिमा ये नहीं कर पाए। तो इसलिए हम इससे कता नजर चले फिर सीएम भी तो तब्दील हो गया ना, वहां का वजीर आला ही तब्दील हो गया। इनके पास, देखिए मैं फिर कहूंगा कि जहां मौका मौजूद है, अभी असेंबली में भी, सेनेट में भी, सूबाई असेंबलियों में भी ये मौजूद है, वहां ये अपनी भरपूर आवाज उठाएं, वहां हुकूमत भी उसका जवाब देगी और वो एक ज्यादा मोतबर फोरम है। लेकिन पीटीआई का चूंकि पाकिस्तान की हाकमियत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी संजीदा डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट इसी में है कि हाउ हु हो, इंतशार हो, जो है हेडलाइंस बने। तो लिहाजा उनकी हमेशा प्रेफरेंस है कि वो ऐवान से बाहर आकर बात करें, अपनी बात कर लें वो। लेकिन इशू यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगरचे बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन हमने फिर एक आउटबर्स्ट देखा है टेररिज्म का। तो रेड जोन से बाहर निकलकर जरूर अपनी बात करना चाहते हैं तो करें। दूसरा ये है कि मुज़ाकरात का मामला, हम तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं, वो अपना एजेंडा मुरतब करें, लेकिन अगर उनका एजेंडा सिर्फ एनआरओ है बानी चेयरमैन के लिए, तो फिर उससे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। कौमी मुज़ाकरात का एजेंडा कौमी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करते हैं उनके मुतालिबात में भी शामिल नहीं होना चाहिए, ये मुज़ाकरा के टेबल पर जब आके बैठते हैं वो? जी देखिए, वो जरूर मुतालबा करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की फलाह की भी कोई गुफ्तगू कर लें, बजाय ये कि बानी चेयरमैन की जात में ही वो दब जाएं। पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया है। तो जहां तो उनके पास हुकूमत का मैंडेट है, 13वां साल जा रहा है, वहां उनकी खिदमत करें। जहां नहीं है वहां अपोजिशन करके पाकिस्तान के अवाम की आवाज उठाएं, बजाय ये कि एक शख्स की जात में ही गुम हो जाए। अच्छा सर, अभी लास्ट में मैं फिर जानना चाहूँगी, आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आखिरी 2 मिनट हैं, कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई की बिनाई का जो मामला बना हुआ है, जिस पे बड़ी तेज़ी से आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है पीटीआई की जानिब से। बहरहाल हुकूमत का जो मौक़िफ़ आपने पेश कर दिया, लेकिन सर इन केस वाकई अगर बिनाई इस हद तक मुतासिर हुई है, तो जैसे कि आपने आगाज़ में किया कि वो 70s में हैं, 70+ हैं, तो ये एज फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये हुकूमत पर क्या ये सवालिया निशान हमेशा नहीं रहेगा? आज आपकी हुकूमत है, माजी में भी आपकी बड़ी दफ़ा हुकूमत रही, फिर इनकी हुकूमत रही, आज तक जो इन्होंने अपनी हुकूमत में किया वो आज तक इनके लिए बना हुआ है। तो तारीख तो आपका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सालों बाद भी अगर आप हुकूमत में होते हैं, ये हुकूमत में कोई भी होता है, पीपल्स पार्टी होती है, तो तारीख आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक सीनियर सियासतदान के तौर पे आप ये बात समझ सकते हैं। इसीलिए देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बानी चेयरमैन के साथ एक लम्हे के लिए भी वो सलूक नहीं हुआ जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ किया था। उनके ऊपर कोई 20 किलो हेरोइन डाली गई, उनके जेल सेल में चादर फेंक कर जो है वहां चीनी नहीं फैलाई गई ताकि कीड़े आकर काटें, उनको सख्त तरीन गर्मी में महबूस नहीं किया गया। तो हमने तो सबक सीखा है, सिर्फ ये है, और ये मैं आपके तवज्जुह से फिर ये राय दूंगा अपनी, कि हुकूमत के लिए बेहतर है कि सारे मामले को
शफाफियत से डील करें। बाकी 21वीं सदी के सोशल मीडिया में कियास आराइयों और उससे जो हर किस्म की जो मुबालगा राई उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन बेहतरीन हल यही है कि उनकी मर्जी के मुआलिज को बुलाकर जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी जाए, सबको पता चल जाएगा कहाँ तक मामला इशू हैं। ठीक है जी खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात ने न सिर्फ दाखिली सियासत में एक अहम मोड़ पैदा किया बल्कि जनूबी एशिया की सिफारती बसात पर भी नई तब्दीलियों की बुनियाद रख दी है। 2/3 अक्सरियत के साथ बांग्लादेश की जो पार्टी है BNP की कामयाबी एक सॉफ्ट पावर ट्रांजिशन के तौर पर सामने आई है, जिसने सियासी तसलसल को बरकरार रखते हुए अवामी लीग के तवील दौर के बाद एक नई हुक्मरानी की राह को हमवार किया है। तमाम इस मैंडेट की असल आजमाइश अब गवर्नेंस, मुआशी इस्तेहकाम और इलाकाई तवाज़ुन में बेहतरी से मशरूत होगी। BNP के जो चेयरमैन हैं मुमकिना वज़ीर आज़म तारिक रहमान साहब, उनकी सियासी वापसी और इंतखाबी कामयाबी ने वाज़े कर दिया कि बांग्लादेशी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है। लेकिन इस तब्दीली का सबसे अहम पहलू दाखिली सियासत से ज़्यादा इलाकाई सफारतकारी आलमी ताकतों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें मुमकिन रद्दोबदल यानी क्या तब्दीली आएगी वो होगा, खुसूसन पाकिस्तान, भारत और चीन के तनाजुर में। अच्छा, BNP की जो कामयाबी है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नई रूह भी फूंक सकती है। तारीखी तौर पर अवामी लीग की हुकूमतों के दौरान इस्लामाबाद और ढाका के ताल्लुकात में आपको याद है कि फासला बड़ा महसूस किया जाता रहा, जबकि BNP निस्बतन मुतवाज़न और कम महाज़राई वाली पॉलिसी की हामिल भी समझी जाती रही है। अच्छा, BNP की अगर बात की जाए तो 1991 से 96 के दरमियान और फिर 2001 से 2006 के दरमियान बांग्लादेश में बरसर इक़्तिदार थी। तब इसकी जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से फौरी मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश इस बात की अलामत है कि इस्लामाबाद इस सियासी तब्दीली को एक खुशगवार मौके के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में 1971 के वाक़यात एक हसास और जज्बाती उनसर है। ताम बदलते हुए आलमी मंजरनामे और नई नस्ल की तरजीहात इस बात की निशानदेही करती है कि दोनों ममालिक माजी के बोझ को कम करते हुए मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। भारत के लिए BNP की कामयाबी एक पेचीदा सिफारती सूरत हाल पैदा करती है। नई दिल्ली के अवामी लीग के साथ आपको पता है करीबी ताल्लुकात रहे हैं और BNP की जो हुकूमत है उसको भारत मुहतात निगाह से देख रहा है। तमाम बांग्लादेश की कोई हुकूमत इंडिया को नाराज़ करने या उससे झगड़ा करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ जुग्राफियाई हकीकतें हैं जिसे बांग्लादेश नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन एक पहलू ये भी तय है कि जी BNP की हुकूमत में बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात ज़्यादा गर्मजोशी वाले या उस नौयत के नहीं होंगे जिस तरह शेख हसीना हुकूमत और इंडिया के थे। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन माजी में महदूद रहा, लेकिन BNP हुकूमत के दौरान इसमें नरम रफ्तार से इजाफा मुमकिन है। मुश्तरका फ़ौजी तरबियत कह लें, दिफाई मुज़ाकरात, सिक्योरिटी डायलॉग जैसे इक़दाम एतमाद साजी के लिए बड़े अहम साबित हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिन में। दूसरी जानिब चीन बांग्लादेश का एक अहम मुआशी शराकतकार है और BNP हुकूमत के दौरान भी बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत रहने का इम्कान है। चीन की सरमायाकारी की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें और ये जो मंसूबे हैं इनके वो मईशत के लिए बड़े अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल है बड़ी पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि चीन के ज़रिए से अफ्रीकी मुआशी ताउन के इम्कान पैदा होंगे। अच्छा, BNP को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात का भी ख्याल रखना होगा। खारिजा पॉलिसी में तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा नागुज़ीर होगा और BNP की जो कामयाबी है जनूबी एशिया में किसी भी बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली की अलामत नहीं है, मगर एक तारीखी सफारती जो अलाइनमेंट है वो ज़रूर पैदा कर सकती है। ये एक तब्दीली ज़्यादातर तवाज़ुन कह लें, कसीरुल जहती ताउन कह लें, इलाकाई मुफादात के नए तायुन की सूरत में सामने आ सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में गर्मजोशी के इम्कान ज़रूर मौजूद है, मगर ये ताल्लुकात सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली ताउन, मुआशी रवाबित और सिफारती तवाज़ुन से ही मजबूत हो सकते हैं। अगर तारिक रहमान की क़यादत दाखिली इस्लाहात के साथ मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी इख्तियार करती है तो ये ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए एक नए दौर का आगाज़ भी साबित हो सकता है। भारत BNP की कामयाबी को किस नज़र से देखेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात BNP दौर में किस सम्त में जा सकते हैं? क्या BNP की कामयाबी जनूबी एशिया में नई सिफारती संबंधी का पेशखैमा बन सकती है? पाकिस्तान को BNP हुकूमत के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। मेरे ज़रा रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, दिफाई तजियाकार, और जबून अहमद साहब जो कि बांग्लादेश के सहाफ़ी हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। जबून अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, न्यूज़ एडिटर है NTV बांग्लादेश, सीनियर सहाफ़ी। सर आपका बहुत शुक्रिया जबून ज्वाइन करने के लिए। सर जबून से ज़रा शुरू कर लेते हैं आपकी इजाज़त से। जबून, फिर मुबारक हो बांग्लादेश को कि आप लोगों की एक अच्छी हुकूमत आ रही है। और मैं मेरे ख्याल से कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ये एक पार्टी की तो कामयाबी हो ही सकती है और यकीनी तौर पर है जिनको वोट मिला, लेकिन ये एंटाई इंडिया वोट ज़्यादा नहीं है या फिर एंटाई हसीना के उनसे ज़्यादा गुस्से का इज़हार करने में इनको वोट मिला। देखिए, शुक्रिया जो आप मुझे ज्वाइन किया। देखिए, BNP का जो अलायंस उसी तो अस्करियत मिल चुकी है जी जी। और जो अभी जो हुकूमत आएगी उसका BNP अलायंस का आएगी, उसका सीट आपका उसको जो सीट मिला है 212। ओके। और लिबरेशन की वार के बाद सबसे ज्यादा सीट मिले हैं जमात इस्लाम अलायंस को 77। तो देखिए, अभी भी इंतखाबात के बाद जो वोटिंग काउंट हुआ, अभी भी BNP का चेयरमैन तारिक रहमान उन्होंने साफी से प्रेस ब्रीफिंग किया होटल इंटरनल कंट्रोल में। उन्होंने ये उसका खारिजी पॉलिसी क्या होगा सब मुल्क के साथ उन्होंने ये कहा साफी से, हमारा जो खारिजी पॉलिसी हो जो आपको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, सबके साथ सब मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन होगा, कोई एक मुल्क के साथ रिलेशन नहीं होगा। उन्होंने सब साफी से उन्होंने ये तो उसका जी जबान जी। में ये तो क्या ये जो रिलेशनशिप तमाम ममालिक के साथ होगा, इंडिया के साथ कैसा ताल्लुक होगा? That's the question. उन्होंने बोला जनरल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी। इंडिया के साथ कैसा ताल्लुक होगा? यकीनी तौर पे हसीना साहिबा जैसे जिस तरह उनके दौरे हुकूमत में था वैसा नहीं होगा उसके। नहीं ऐसा नहीं होगा। तो लोग जस्ट मेरे जो बांग्लादेश की जो खारिजी पॉलिसी है उसकी तरफ होगा, सबकी कंट्री सब मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन होगा। कोई एक मुल्क के साथ मेरा कोई रफ्तानी होगा, सबके साथ उसका पॉलिसी अच्छे होगा। ठीक ये है। जस्ट उन्होंने ब्रीफिंग में कहा। चले ठीक है, फेयर इनफ के तमाम ममालिक के साथ बैलेंस ताल्लुकात होंगे। नहीं, ठीक है। चले जबून में ज़रा जान साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जाना सबसे पहले तो आप ये इंतखाबात के जो नताइज थे मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड थे, यही थे जी सबकी सोच के एन मुताबिक ही। बट ये नहीं था कि 60% बांग्लादेशी निकल आएंगे। 60% आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने परसेंट? मतलब था कि शायद 50% हो। हिस्टोरिकली कभी इतना टर्नआउट नहीं हुआ। 60% हुआ और उसमें ओवरवेलमिंगली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देखिए 212 के करीब सीट्स मिल गई। 350 का ईवान है, 50 उसमें सीट्स है रिजर्व फॉर वुमेन और 299 सीट्स पे इलेक्शन हुआ। 212 2/3 मेजॉरिटी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी। और देखें जो अपोजिशन जमात इस्लामी है सिर्फ 68 3 फिगर्स में सीट नहीं ले सकी, 68 फिगर्स। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो वोट्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स के 7 सीट्स लिए और नेशनल सिटीजन पार्टी की 6 सीट्स। ठीक। बाकी जितनी भी पार्टीज आए एक से ज्यादा सीट नहीं ले सकी। तो बांग्लादेशी अवाम ने बहुत बड़े मैंडेट के साथ ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसको वोट दिया। और ये क्रेडिट जाता है बेगम खालिदा जिया की जो थी स्ट्रगल कि 20 साल बाद वापसी हुई। और साथ ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर यूनुस साहब को कि उन्होंने ना सिर्फ ये इलेक्शन करवाए बल्कि साथ लोगों से रेफरेंडम कराया और उन्हें कहा कि आप यस और नो में वोट दें कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स चाहते हैं, क्या गवर्नेंस के मैटर में आप रिफॉर्म चाहते हैं। तो वो फिजा 67 to 68%। एक क्रेडिट आप भूल गए ना जी, एक क्रेडिट हसीना वाजिद को भी जाता है जी कि उनकी नफरत में भी लोगों ने इतना वोट दिया। हाँ, मतलब क्रेडिट कहें या डिसक्रेडिट कहें, Discredit कि आखिरकार वो एक्सपोज हो गई। एग्जैक्टली। और जैसे मोदी साहब पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे और ये भी बनाती रही, तो दोनों एक्सपोज हुए। हाँ। अब इकट्ठे हो गए इंडिया में। अच्छा, एक होता है ना कि किसी और से जो मोहब्बत है वो बेसिकली किसी और से नफरत का इजहार है। जी, ये जुमला मेरे ख्याल से बड़ा सूट करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आई थिंक बलूचिस्तान के अवाम को क्रेडिट जाता है। Exactly, इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय डॉक्टर यूनुस साहब, उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा चेंज, ये जी। सबने फाइट और किया। आप ये देखें कि इंडिया ने पूरी कोशिश की ये इसको अंडरमाइन करे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी और ये बांग्लादेश जो है नेशनलिस्ट पार्टी को। लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने उनको सारे जो उनके प्लानिंग थी उसको अच्छा खासा धचका पहुंचाया। और उनकी देखें हठधर्मी और बेशर्मी देखें
कि इनडायरेक्टली आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं जो जमात इस्लामी पार्टी को भी, ठीक है, और ये BNP को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो देखें जो 7 ईस्टर्न स्टेट है ना फिजा, उनकी लाइफ लाइन बांग्लादेश के पास से ठीक है, तो इंडिया काफ़ी टाइट पोजीशन में आ चुका है। और बांग्लादेश की जो अभी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, वो बांग्लादेश के मफाद को सामने रख के बातचीत करेगी। पहले इंडिया उसको अंडरमाइन करता था। ठीक है। और मेरा ये ख्याल है आप क्या देखते हैं कि अब ये आगे जाके नई दिल्ली के ढाका के ताल्लुकात कैसे होंगे? देखिए वो जैसे उतने आइडियल तो नहीं हो सकते बाय द वे जितने हसीना साहिबा के दौर में थे, जो कि बांग्लादेश के लिए अच्छी चीज़ है कि बैलेंस तो वैसे नहीं होंगे। जी जी। बांग्लादेश अब देखिए पहले से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को अपनाएगा। तो दुनिया को कोई मुल्क भी देखे अपने दूसरे मुल्कों से तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है। जैसे मोअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी होगी फ्रेंडशिप की, सारे मुल्क चाहते हैं फ्रेंडशिप की पॉलिसी होगी, बट जिस तरीके से इंडिया इनको अंडरमाइन करता रहा, धोखा देता रहा, मेरा भी ख्याल है कि इंडिया एक्सपोज हो चुका है। और इंडिया को तो देखें पूरी दुनिया में, आज अमेरिका में देखें क्या हुआ, गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी कि मई में वो अनाउंस होगा, 40 साल उनको कैद होने लगी। तो इंडिया तो देखें पूरी दुनिया में और सारे अपने हमसायों में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग नेपाल, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, किसी मुल्क का आप नाम ले लें, इंडिया वहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज बिठाई। आप नॉर्थ अमेरिका लेके कनाडा में पकड़े गए और ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, कतर में पकड़े गए, कहाँ ये नहीं पकड़े गए। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, बांग्लादेश से स्टार्ट हुई हैं और इंडिया को समझ लग जाएगी कि जब दूसरी तरफ जो है लोग अपने अवामी मैंडेट को एहतराम करते हैं और अपनी पॉलिसी एज ए सॉवरेन स्टेट बनाते हैं, तो कहते हैं यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। तो अफगानिस्तान को भी बात समझ लेनी चाहिए बाय द वे, जितने अफगानिस्तान की कुर्बतें हैं इंडिया के साथ। देखिए अफगानिस्तान तो ऐसी बेशर्मी का मुजाहरा किया है कि पैसे लेके कुछ भी करवा ले, पूरी अपनी जो है ना हिस्टोरिकली अपनी नैया डुबो दी और अपने ऐसे ऐसे देखे लोग तोहमतें लग गई और बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि अब दुनिया उन्हें, जैसे अमेरिका ने भी देखे कह रहा है उनको कि हम $40 मिलियन जो आपको दे रहे थे अब हम नहीं देंगे। चलें जबून मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जैनब साहब की किसी बात में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाय द वे जबून, काफ़ी अरसे के बाद जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब तो हमारे सिंगर्स ने वहाँ के परफॉर्म भी करना शुरू किए, कॉन्सर्ट्स बड़े आप लोगों ने टिकट्स लिए, तो कैसे जज्बात हैं जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बेहतरी की तरफ गए? देखिए अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट उसके साथ तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है। अभी भी ये रिफॉर्म होगा। अच्छा, अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू जबून, मेरा सवाल बेसिकली अभी इंटरिम सेटअप जो था या अभी जो अभी गवर्नमेंट आ रही है उसके हवाले से नहीं था। मैं एक बांग्लादेशी भाई से सवाल ये पूछ रही हूँ कि जब हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए, जो कि इंडिया ने बड़ा किरदार अदा किया था कि ख़राब रहें, तो अभी हाल में ही हमारे जो अच्छे ताल्लुकात रहे, लोगों ने हमारे भी वहाँ सिंगर गए, आतिफ असलम साहब जब गए थे तो बड़े आप लोगों ने गर्म जोशी से टिकट्स लिए और सब लोगों ने कॉन्सर्ट्स को बड़ा इंजॉय किया। तो कैसा लगा आपको बीइंग बांग्लादेशी, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। देखिए ना, ये तो मैं आम पीपल की तरफ आपके साथ मैंने गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मसला ये नहीं है 16 ईयर जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छी नहीं था, अभी भी अच्छी हो रहे हैं। सामने जो हुकूमत आएगी उसके जो गवर्नमेंट आएगी इसके उसका कहना है मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, खारिजी पॉलिसी अच्छी होगी, सब मुल्क के साथ अच्छी होंगी, हिंदुस्तान के साथ अच्छे नहीं होगा, सबके साथ अच्छे होंगे। मेरे पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अगस्त जो मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। चलिए, आप कह रहे हैं भारत के साथ आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात होंगे, ठीक है, आपकी खारिजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए अच्छी होगी, लेकिन उम्मीद है। अब लेकिन जो पहले थी वो तो भारत के हाथों में खेला जा रहा था ना, भारत का पूरा कंट्रोल था, वो पॉलिसी तो नहीं थी ना, खारिजा पॉलिसी तो नहीं थी ना वो बांग्लादेश की। बिफोर जो सियासी जमात था उसकी तरफ नहीं होगा। हाँ। अगर जो नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी उसका वजीर आजम जो होगा मिस्टर तारिक रहमान, कहना है कि बिफोर जो सियासी जमात था जो था उसकी तरफ रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस्ड होगा, पीपल बैलेंस, ठीक है, यानी इंडिया का कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है जबून, ठीक है, नहीं उसका इन्फ्लुएंस पहली तरफ नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बैलेंस्ड होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इससे इंडिया के हाथों में खेलते रहे पीछे। लेकिन जान साहब ये देखिए, जो इनकी खारिजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, भारत और पाकिस्तान के में जो तवाज़ुन रखना हो कायम, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए। देखिए आने वाली गवर्नमेंट के लाइकली प्राइम मिनिस्टर कौन है,
तारिक तारिक रहमान रहमान साहब साहब। 17 साल तो पिछली हुकूमत ने उनको बाहर रखा, हाँ, जिला वतनी। पहले जेल में डाले रखा, कई साल वो जेल में रहे, फिर जैसे कोई इंटरिम गवर्नमेंट आई वो बाहर चले गए, 17 साल बाहर रह के आए। तो अगर और इंडिया वायदा में जिला वतनी कितनी मुश्किल चीज होती है। अच्छा, और वो बेटे किसके हैं? जनरल जिया साहब के। जनरल जिया साहब कहाँ के पढ़े हुए हैं, कहाँ उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली? पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मिली। और अगर यही करना होता, बांग्लादेशी अवाम ने यही पॉलिसी फॉलो करनी होती, तो हसीना वाजिद की अवामी लीग को क्यों ब्लैक लिस्ट किया, क्यों उनको बार किया इलेक्शन में हिस्सा लेने? मैं जरा चाहती हूँ जरा ज्यादा वजाहत से बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, सख्त बिल्कुल पॉलिसी नहीं होगी? होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ वो खुल के खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। देखिए इन सब के जो है आपके किंग मेकर है कौन है? डॉक्टर यूनुस। 2007 में डॉक्टर यूनुस जब उन्हें 2006 में मिला नोबेल पीस प्राइज, और वो मिला इसलिए कि माइक्रो क्रेडिट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, तो दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी। हसीना वाजिद उनको खिलाफ एक्शन ले रही थी। वो इतने तंग हुए कि 2007 में वो पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया, और फिर बाई चांस मैं सरीना होटल में गया हुआ था। अच्छा। तो आई मेट हिम, लॉबी में खड़े हुए थे, तो जवन आई सॉ हिम, आई रिकग्नाइज्ड हिम बिकॉज नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिल चुका था। और उस वक्त मैं एनडीयू में यहाँ इंस्ट्रक्टर था, एलाइड अफसरों का मैं चीफ इंस्ट्रक्टर। ठीक है। मेरे साथ एलाइड अफसर भी थे। तो फिर हम उनसे मिले, उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाई, मेरी उनके साथ 1-to-1 पिक्चर है 2007 की। और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ वेरी फेवरेबली डिस्पोज। 2007 में जब बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें तंग किया तो पाकिस्तान विजिट किया। अब वो किंग मेकर हैं, वो मास्टर माइंड है, उन्हीं ने इलेक्शन करवाए आपने किंग मेकर का लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। तो देखें, मतलब अभी अगर वो इलेक्शन ना करवाते तो बीएनपी ने कहाँ से जीतना था? यानी आपकी बात को मैं ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपका एनालिसिस, आपकी कैलकुलेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इंडिया के साथ कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं होंगे। मैं तो चले बहुत खराब भी नहीं होंगे लेकिन आइडियल भी नहीं होंगे। बिल्कुल जैसे पहले थे, वो तो खुद इन्होंने कहा। वो तो उनके हाथों में खेल रहे थे ना। वैसे जो पार्टी पहले तो सर इन्फ्लुएंस था ना बकायदा, ठीक है, इंडिया का इन्फ्लुएंस था, लेकिन मतलब उनका तो नेक्सस था ना बहुत। जी बिल्कुल। हसीना साहिबा का अभी इनके ताल्लुकात आपको बेहतर नजर आते हैं या खराब नजर आते हैं मुस्तकबिल में? नहीं, मेरे ख्याल है देखिए वो इजी नहीं होंगे, ये थॉर्नी होंगे, बड़े डिफिकल्ट होंगे। ठीक है। और पाकिस्तान जुड़ के अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ खड़ा होगा, हम जो कुछ कर सके, बिकॉज हम यक जानिब दो कालिब। ठीक है, ठीक है। हमें इंडिया ने हम दोनों को डसा हुआ। ठीक है जी, चलें। और हमारी जो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी ताकत या हम जो कर सके बांग्लादेश भाइयों के लिए करेंगे, और वो जहाँ हमेशा हमारे साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह। जबून, अभी आपके क्या आप चेंजेस एक्सपेक्ट करें चीदा नई हुकूमत के आने के बाद, जो कि बांग्लादेश में बहुत से बड़े लेवल के रिफॉर्म्स हैं जो बांग्लादेशी अवाम एक्सपेक्ट करती है, क्या आते ही नजर आएंगे? देखिए, बांग्लादेश के कौम का ये उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट जो होगा तो इसके नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा जो इकोनॉमी अच्छे हो, अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो, अच्छे मुल्क चलाएंगे, सब कुछ अच्छे की तरफ चलेगी। आप देखिए भाई ने जो बात कहा उसके साथ मैं एग्री हूँ। तो हम नहीं चाहते, ये मैं सहाफी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मेरी तरफ ये आपको मैं बोलना पड़ता है। हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आम बांग्लादेश की आम नहीं चाहते कोई हम आज़ादी मुल्क है। मिस्टर तारिक रहमान ने साफ से बोला आज से बांग्लादेश फिर से आजाद हुआ। वो सहाफी से ये बात किया, क्यों क्या सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उसका जो खुफिया एजेंसी उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छे है, तुम पड़ोसी मुल्क हो, मगर मेरे बारे में तुम कोई दखल अंदाज नहीं करोगी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेंगे, तुम दोस्त हो, दोस्त की तरफ रहो, कोई बात नहीं, हमारे साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होगा, बिजनेस होगा, मगर इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस। सही। अच्छा जी, जान साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हुकूमत आ रही है बीएनपी की, इसमें जो दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से अगर हम बात करें, आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि इस मैदान में पाकिस्तान बांग्लादेश किस हद तक मुस्तकबिल करीब आ सकता है? बहुत करीब आएगा जी। देखें उनके, और इसके पूरे खित्ते पे जो असरात है उसको भी बताइए। देखें उनके सारे मिलिट्री कमांडर जो हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के,
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वगैरह सारे पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं। ये जो आपने पहले भी थोड़ा सा कोट जी, किया था और वो इंशाल्लाह हमारे पास जो भी सलाहियतें हैं ठीक है। हम लोग बांग्लादेश को देंगे, ठीक हम है। उनके साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए मुस्तकबिल और में ठीक है, मतलब किसी वजह से हम अलहदा हो गए हाँ, हैं, हाँ। बट दुनिया जो हमारा भाईचारा था, हमारे साथ हमने आज़ादी हासिल की, ठीक है। उसको तो आप नहीं झुटला तो सकते। जनरल साहब ये अब अगर हम खित्ते की बात करें, जोग्राफियाई जो हैसियत है हमारी माशाल्लाह, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम उसकी बात करें, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आगे जाके मुस्तकबिल में अगर एक अच्छा ब्लॉक बने। देखिए चीन तो पहले ही बांग्लादेश बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन अब हम ये 3 ममालिक की मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए अब सार्क में जो था ना, सार्क में पूरे सार्क को इसने होस्टेज बनाया हुआ था इंडिया, 7 ममालिक को। ठीक है। तो अब भी बांग्लादेश में अगर इंडिपेंडेंट जैसे इलेक्शन हुए हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई है। जनूबी एशिया में अगर नई सफबंदी की बात करें जी, उस नई सफबंदी में देखिए बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा होगा, हम बांग्लादेश के साथ लेकिन खड़े अब ये होंगे। बीएनपी के आने के बाद ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो के बहुत मजबूत पोजीशन होगा। लेके फ्रंट पे बिल्कुल। आके खड़ा हो बिल्कुल, सकता है इंडिया बैकफुट पे जाएगा। एग्जैक्टली, दैट वाज माय और पॉइंट। जी, इंडिया बैकफुट पे जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके साउथ एशिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और प्ले साथ अगर करेंगे। चीन भी हो और तो साथ जारी बात है ये- हमारे श्रीलंका हमारे साथ है, म्यांमार हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है, मालदीव हमारे साथ है। और देखिए जो रिफॉर्म करने जा रहे हैं डॉक्टर जनरल साहब, ठीक देखिए है। वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म्स कर रहे हैं, जी, जिसमें जी। 67 to 68% ने लोगों ने यस में कहा है, ठीक है। जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को ठीक वो है। कम कर रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार को कम कर रहे हैं, 5 साल से 4 साल टेन्योर कर रहे हैं। अच्छा। प्रेसिडेंट के इख्तियारात को बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। और जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और गवर्नर्स को बेहतरी ला के कर रहे हैं। तो जन साहब ये जिस तरह हमारा सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा हुआ है दिफाई ताउन, इस तरह आगे जाके हम बांग्लादेश के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पे हमला दूसरे पे तस्वर किया जाएगा। बिल्कुल, देखें अगर ये तो हम अगर कर लें तो फिर तो इंडिया बिल्कुल ही उसको जो है ना उसकी सिटी गुम हो जाएगी, फिर कर लेना और चाहिए। इसके बड़े चांसेस हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? Yes. देखिए बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा, उनके एयरफोर्स चीफ आए, ठीक है। आर्मी चीफ आए, नेवल डेलीगेशन आया, सही। तो हम उनसे राब्ते में हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान के बाद जो कुछ है वो बांग्लादेश के लिए हाजिर है। ठीक है वो जी। हमारे भाई ठीक हैं है। और हम उनसे उसी तरह मोहब्बत ठीक करते है। हैं जैसे 1947 में हमने इकट्ठा ठीक है पाकिस्तान जबून, को आपका बनाया। लास्ट कमेंट है, आप लास्ट में कुछ कहना चाहें, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी भाई के साथ मैं सहमत हूँ। पाकिस्तान मेरा भाई है, हम पाकिस्तान के भाई हो। मेरे साथ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का वायदा होना चाहिए। ठीक है, यानी एक पे हमला दूसरे पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। कोई भाई मशरकी और मजहबी था, कोई भाई अभी भी एक है, इंशाल्लाह एक रहेंगे। तो ट्रेड हो और बिजनेस हो, मिलिट्री डील हो, सब कुछ एक होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हुकूमत जो आएंगे वो इस तरफ काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी, बहुत मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।